जीसीसी ममालिक की मशरक़ वस्ता में जो उनकी अहमियत बन चुकी है, दुबई ख़ुसूसन जो है दुनिया का एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल इस टाइम बना हुआ है। क्रिप्टो हो, रियल स्टेट हो, दुनिया इस टाइम वहाँ से मतलब कहने के रन होती चलती हुई नजर आई। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके दफातर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन कल से जिस तरह हमले हो रहे हैं, जिस तरह से ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया, तो लोगों का जो वहाँ पर इन्वेस्टर है उसका भी संभव एतमाद जो है वो शटर हो गया होगा, हिल कर रह गया होगा। वो चीज़ें फ़िलहाल हमें दिखाई दे रही हैं। अहमद, ये बताएं कि अगर ये जंग कुछ अर्सा मजीद भी चलती है, ईरान का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन ये जो हमसाया मुल्क है, ये जो मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक हैं, इनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा इसका? देखें, इसमें थोड़ी सी हम वॉर गेमिंग करके अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जंग थोड़ा लंबा चलती है, महीना 2 महीने, या बॉक डाउन कर लेती है डिफरेंट पावर्स को ये जंग अपने अंदर, तो आप देखेंगे इस जंग में इन्वॉल्व कौन कौन होगा। क्या ये जंग रिस्ट्रिक्टेड रहेगी बिटवीन अमेरिका, इसराइल और ईरान? नहीं, इस जंग के अंदर ऑल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। आपने देखा कि जब पहले 24 घंटे में ही ये वॉर जो थी ये 3 मुल्कों के दरमियान नहीं रही थी, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। और अगर ये वॉर लंबी जाती है तो फिर उसके बाद जो दीगर जो पोल्स हैं दुनिया के, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, वो भी मजबूर होंगे शामिल होने के लिए। अगर मिडल ईस्ट के ऊपर प्रेशर आता है या ये जंग रीजनल मिडल ईस्ट के अंदर ये फैलती है, तो फिर जाहिर है चाइना का अपना बहुत ज़्यादा स्टेक है इकोनॉमिक मिडल ईस्ट के अंदर। और चाइना की इकोनॉमी अगर हिट लेती है तो चाइना की वो जो रेस ऑफ सुपर पावर और वो जो तो साइडेड ट्रैप होता है एक, उससे चाइना को सफ़र करना पड़ेगा। सो चाइना भी इन्वॉल्व होगा। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि ये जंग लंबी चले? नहीं। रुकिएगा, हम चाइनीज की, रशियंस की हम बात करते हैं। वेनेजुएला में बहुत से मामला, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट था रशिया का, लेकिन सिर्फ बयान तक महदूद रहे। शाम में हमने देखा कि जो असद रजीम थी उसको बचाने के लिए रशिया खुलकर सामने भी आया, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ हासिल नहीं हो सका। तो ईरान का भी मामला ये है, चंद दिन पहले तक ये मिलकर मशक़ें कर रहे थे, ईरान और रशिया मिलकर, लेकिन जब अटैक होता है तो फिर सब बयानात तक महदूद है ये ममालिक, इससे बढ़कर कोई सपोर्ट मिलती नज़र नहीं आती। अच्छा देखें, व्लादिमीर पुतिन के एक एडवाइज़र है अलेक्जेंडर ड्यूगिन, और एस्केटोलॉजिस्ट हैं, और ही हैज़ वेरी क्लोज टाइज विद ईरान। वो ईरान आते भी रहते हैं और काफ़ी करीबी रिलेशन है उनका ईरान के साथ। उनकी एक स्टेटमेंट थी चंद दिन पहले, और उन्होंने इंकशाफ किया कि रशिया ने ईरान को ऑफर किया था जॉइंट डिफेंस पैक्ट, मतलब अटैक ऑन रशिया विल बी कंसिडर अटैक ऑन ईरान एंड अटैक ऑन ईरान विल बी कंसिडर अटैक ऑन रशिया। लेकिन जो इरानियन डिप्लोमेट्स थे और इरानियन फॉरेन पॉलिसी को जो लेके चल रहे थे, उनको लगा कि ये पैक्ट जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा ईरान के लिए और वो अमेरिका को मजीद पुश कर देगा, तो इस वजह से उन्होंने उस पैक्ट को नहीं लिया। ड्यूगिन ने तो जाहिर है इस बात को क्रिटिसाइज किया, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक बहुत इंट्रिकेट बैलेंस था जो ईरान लेके चल रहा था, और ईरान नहीं चाहता था कि एक हद से ज़्यादा अमेरिका को और इसराइल को भी प्रोवोक किया जाए। फॉरेन पॉलिसी की सेंसिटिविटी अहमद साहब, यहाँ पर अमेरिका और इजराइल को मजीद प्रोवोक नहीं करना था ईरान ने, लेकिन जब एक बड़ी पावर रशिया की सूरत में उसके साथ पैक्ट करे, और वो बिल्कुल वो नेटो आर्टिकल वाला मामला हो कि आप पे हमला हम पे हमला, तो एक बड़ी सुपर पावर माजी में रह चुकी है, उसके साथ अलाय बन जाती तो ईरान को सपोर्ट नहीं करती ये सूरत हाल। मेरे मुताबिक एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो मुझे तो लगता है कि ये करती थी और ईरान को करना चाहिए था। लेकिन जो ईरान के फैसला साज हैं वो ईरान का फ्यूचर बेहतर समझते हैं, उनको लगा कि नहीं करना चाहिए, उनको लगा कि हमें रिस्ट्रेंट करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। तो उनकी अपनी एक माइंडसेट, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर मैं जो ये जंग फैलने की बात है, तो ये जंग फैलने का सिर्फ और सिर्फ इसराइल को फ़ायदा है, बाकी फरीकैन को इसका फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर की ही डेथ नहीं है, ये रूल बेस्ड ऑर्डर की डेथ है। और मडूरो को किडनैप करके लेके जाना और फिर ईरान के लीडर को इस तरीके से शहीद करना, ये पूरी दुनिया इससे अनकंफर्टेबल है, पूरा मिडिल ईस्ट इससे अनकंफर्टेबल है। पूरे मिडिल ईस्ट को नजर आ रहा है कि ये जो अब नए प्रिंसिपल्स और रूल्स सेट हो रहे हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं, और हर कोई इसको लेके अनकंफर्टेबल है। तो जहां तक इकोनॉमी की बात है, यस, इकोनॉमी तो हिट लेगी इस रीजन की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिट लेगी। लेकिन आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस भी आपको नजर आएंगे आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों के अंदर। ठीक है सैयद खान साहब, ये चाइना और हम रशिया की बात करते हैं। अभी अहमद ने जिस तरह कहा कि रशियंस ने खुद से ऑफर किया कि एक पैक्ट कर लेते हैं। जब जून के महीने में 12 रोज़ा जंग थी तो उसके बाद एक साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे रशियन, उन्होंने कहा कि जी शायद आगे चलकर रशिया प्लान कर रहा है क्योंकि एटॉमिक वेपन ही ईरान को दे दिए जाए। इस तरह की चीज़ें बयानबाजी तक तो हमें नज़र आई हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि रशिया या चाइना मदद करता हुआ नजर आया हो ईरान की। अमेरिका हज़ारों किलोमीटर दूर से आके यहाँ जो कर रहा है रीजन में, जैसे प्ले करना चाह रहा है वो प्ले कर रहा है। तो ये रीजनल जो बड़े ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, जिसमें हम बात भी करते हैं, अक्सर उम्मीद भी लगाते हैं,
तो वो उनके इन्फ्लुएंस, उनकी पावर नजर क्यों नहीं आ रही? मैं अहमद से एग्री करूंगा और मैं उससे, क्योंकि देखिए कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के लिए जाके उसकी जंग नहीं लड़ता। इवेंचुअली हर जंग हर मुल्क ने खुद लड़नी होती है। वेनेजुएला के अंदर अगर अमेरिका को सक्सेस मिली तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर लोगों ने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। लेकिन ईरान में इस तरह हरगिज नहीं होगा। और जहां तक आप रशिया और चाइना की मदद की बात कर रहे हैं, ये सारी कंट्रीज जो हैं इन्होंने पहले 48 आवर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में अपनी साइड शो कर दी है। अगर आप कल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की तकरीरें सुने तो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, चाइना और रशिया ने बहुत क्लियरली क्या कहते हैं ईरान की साइड ली है और अमेरिका को कहा है कि जी कि आपका और इजराइल का जो अटैक है वो इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ है। सो ये सारी, देखिए एक तो ईरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल सकती है रशिया और चाइना से। और अगर आप याद करें कि कोई 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर बहुत फैली हुई थी कि रशिया ने क्या कहते हैं अपने कोई 26 सॉटीज, अपने जो बड़े कार्गो प्लेन्स हैं उनके ट्यूपेलॉफ, उनकी भेजी हैं ईरान, खासतौर पे कोई सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बैटरीज या कुछ हाई टेक इक्विपमेंट। सिमिलरली हमने ये भी खबरें सुनी हैं कि चाइना ने बिहाइंड द सीन्स ईरान को क्या कहते हैं ये खासतौर पे स्टारलिंक सिस्टम को जैम करने की बहुत फैसिलिटीज दी हैं। और अगर हमने अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि उनके जो ट्राइटॉन जो ड्रोन था वो यानी कि वो अपना रास्ता यानी कि वो उसकी सारी सर्किटरी खराब हो गई थी और उसको मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी सऊदी अरेबिया में। इसी तरह आप 48 आवर्स के अंदर देखें कि जो एक नेट एयर डिफेंस कवर अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज को दिया हुआ था, हम उसको फेल होता हुआ देख रहे हैं। देखिए कौन सा मुल्क है कि जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया और उसके मिसाइल्स वहां नहीं पहुंचे। आप बेशक कह सकते हैं कि 50% मिसाइल्स पहुंचे या 40% मिसाइल्स पहुंचे, लेकिन मिसाइल्स पहुंच तो गए ना। कल जो एक डेवलपमेंट होगी गल्फ में वो 2 बेसिक हकीकतों के ऊपर होगी। एक हकीकत यह है कि इजराइल हमारा दोस्त नहीं है और वो ग्रेटर इजराइल के चक्कर में हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। और अगर हमारे रूलर्स जो हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो एक्चुअली अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये फीलिंग गल्फ कंट्रीज के अंदर अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं खासतौर पे यूएई, दुबई, कुवैत, इनको अब ये चीज एहसास हो गया है कि अगर हमने अपनी ट्रेड करनी है थ्रू दी गल्फ ऑफ हॉर्मुज तो हमें ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। ये अगर अमेरिका ने हमें आज तक इस बात पे कन्विंस किया था कि हम आपको एक ऐसा आयरन डोम देंगे जो कोई ईरान का मिसाइल आपके पास नहीं आने देगा, तो ये जंग ने पहली 48 आवर्स में उस मिथ को ब्रेक कर दिया है। आगे आप ये देखेंगे कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं दे विल लाइक टू हैव गुड रिलेशंस विद ईरान, बिकॉज अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो जहां उनको अमेरिका की मदद चाहिए है उनको अब ईरान से भी एक सिक्योरिटी चाहिए होगी। आई थिंक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और अगर इसके अंदर मुमालिक शामिल होते चले जाएंगे तो एक बड़ा डिफरेंट सेट ऑफ पार्टनर्स हमें बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बताइए रीजन एक नए तरीके से न्यू अलाइनमेंट आप देख रहे हैं इस रीजन के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने के बाद या जब तक ये चलता भी रहता है। इमरान साहब, बस हम अगर ट्रंप को सुनते हैं, एक बात कहने की इजाजत दें। जी, एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे डिफरेंट मुमालिक के अंदर आयतुल्लाह खामनाई की डेथ के बाद यानी कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ेगा और वो सड़कों पर आएंगे, तो जो रूलर्स हैं जो उन ममालिक के वो भी अंडर प्रेशर आएंगे और वो अपनी पॉलिसीज को विद रिस्पेक्ट टू इजराइल और अमेरिका चेंज करेंगे।
वो तो कल हमने सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो कतर के भी मनाजिर हैं, यूएई के भी मनाजिर हैं कि जो मिसाइल्स आ रहे हैं, लोग जो कमेंट्री उसके अंदर कर रहे हैं कि हिट करना चाहिए, लोग खुश हो रहे थे उसको देखकर कि वहाँ पे जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो तो शायद वहाँ तक पहुँच चुका होगा। इमरान साहब, हम ट्रंप को देखते हैं, वो बगराम एयरबेस की बात करते हैं तो वो साफ ओपनली बात करते हैं कि वहाँ से चाइना बहुत करीब है, चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ से। इस तरह रशिया की डिफरेंट बहुत से मामला हैं जहाँ पे रशिया को कंट्रोल करने के लिए फील्डिंग भी लगाते हैं, वैसी पोजीशनिंग भी लेते हैं, कंट्रीज़ के साथ भी टाइज बनाते हैं। लेकिन ये जो रीजन के दो बड़े ममालिक हैं तो इनसे बड़ी उम्मीद लगाई जाती है कि मुश्किल टाइम आएगा, कहीं ना कहीं तो अपनी तरह मसल्स ये दिखाएंगे। अभी तक ना चाइना ना रशिया उस तरह से मसल्स दिखाए नहीं। देखें, ये जिस तरह सईद साहब ने कहा कि कोई किसी की पराई जंग नहीं लड़ता, कोई किसी की पराई आग में नहीं पड़ता, ये डिप्लोमेटिकली या फिर जो खुफिया एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है वही करते हैं। आप यूक्रेन की जंग में देख लें कि रशिया का मुकाबला अमेरिका तो करने नहीं आया, या कोई और मुल्क जो है वो उस तरह यूक्रेन के साथ उसकी फ़ौज के लिए उसने अपनी फ़ौजें नहीं भिजवाई। हाँ, जो मतलब ये कि जो सपोर्ट हो सकती है, इखलाकी सपोर्ट उनकी, सफारती सपोर्ट उनकी, वेपन दिए, पैसा दिया और मतलब मिसाइल सिस्टम दिए, ओपनली दिए ना, वो सारी चीज़ें ओपनली हमने देखी कि जिस तरह नेटो ने भी सपोर्ट किया, जिस तरह अमेरिकन ने भी सपोर्ट किया, पैसे भी दिए, तो साथ तो खड़े हुए समूह, बिल्कुल ग्राउंड पे लड़ने के लिए नहीं आए, बूट्स और ग्राउंड नहीं हुआ कि उसके पीछे वजह ये है कि यूक्रेन के साथ उनके जो मामलात हैं उसके मैं गुजारिश कर लूँ कि यूक्रेन के साथ उनके जिस तरह का वो अलाई था उनका, उस तरह की सपोर्ट नहीं कर सके उसकी। वो मिसाइल अगर दिए, 1 लाख से ज़्यादा बंदा उनका मर चुका है, और जिस तरह उनको वो आके जो रोता पीटता है अमेरिका में, तो उसके साथ जो सलूक होता है वो भी आपने देख लिया होगा ट्रंप के हाथों जिस तरह से हुआ। नुक्ता सिर्फ ये है कि जो ईरान के साथ उनके मुआहदे उस तरह से नहीं थे, ना चीन के मुआहदे हैं उनके उस तरह, यानी ईरान के साथ, ना रशिया के हैं। और वैसे भी जो खुसूसन चीन की पॉलिसी है वो कॉन्फ्लिक्ट में तो उस तरह से जाता नहीं है। चीन जो है वो उसकी पॉलिसी जो है वो मुआशी एतबार से है, वो क्या उसको कहेंगे, वो जंग के तो दरवाजे नहीं खोलता, अलबत्ता वो अपनी ताकत का जो इस्तेमाल करता है वो अपनी इकॉनमी या जो इकनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उनके ज़रिए वो करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना किसी ने उनके ऊपर कोई तकिया किया हुआ था और ना कोई विजिबल या कोई पब्लिकली कोई दोनों या इन रियासतों के साथ उनके कोई मुआहदे थे। तो अगर कोई हम बाहर बैठे तोको लगाएं कि जी के अब चूँकि जो चीन है वो दुनिया की उभरती हुई ताकत है, तो वो उभरती हुई ताकत इसलिए है कि उसने ये लड़ाई झगड़ों में खुद को उलझाया नहीं है, और उसका जो सिंगल फोकस था कि उसने अपनी इकॉनमी ठीक करनी है और वो कर रहा है, और साथ साथ वो अपनी मसल पावर भी बढ़ा रहा है। मतलब ताहाल दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी वही मतलब है, वो जो हम बायपोलर की बात करते हैं अभी तक उसके हम बात कर सकते हैं, मतलब अभी, लेकिन टाइम लगेगा उसको होते हुए। चलें अभी एक ट्रांसमिशन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सोल्यूशन की जाने पड़ेंगे। ईरान के पास मुमकिन इस टाइम हल क्या है, क्योंकि अंदरूनी खाना एक क्योस भी है, लीडरशिप है नहीं, और बहुत से मसाइल भी हैं। क्या हाल है ईरान के पास, इस पर बात करेंगे।